So, hey guys, today our new topic is on some another MCQs. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. So we have a first question, that is the promotion mix of a company consists of these. किसको जो एक प्रमोशन मिक्स कंपनी जो है, प्रमोशन का मतलब क्या है कि अपने प्रोडक्ट को लेकर कोई भी कंपनी जो है उसको प्रमोट करती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे. सो क्या क्या हो सकते हैं वो प्लेटफॉर्म, जैसे कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन, और उसके साथ है प्रमोशन डिसीजंस. नेक्स्ट है बी हमारा पर्सनल सेलिंग एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव. सी है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन. एंड लास्ट वन इज़ कंज्यूमर साइकोलॉजी, बायर मोटिव्स, ब्रांड इक्विटी. तो आंसर हमारा होगा सी, बिकॉज काफ़ी सारे यहाँ पर क्या है हमारे डिफरेंट प्रमोशन मिक्स जो है उसको यूज़ किया गया है. सो आंसर हुआ सी. नेक्स्ट है रैशनल बाइंग. रैशनल का मतलब क्या होता है? विवेकशील, मतलब कि जो अपनी बुद्धि से काम ले, और इसका अपोजिट होता है इमोशनल. सो फर्स्ट है रैशनल बाइंग मोटिव दैट डिटरमाइन परचेज डिसीजन आर मोस्टली बेस्ड ऑन. किस पर बेस्ड करता है हमारा रैशनल बाइंग मोटिव दैट डिटरमाइन परचेज डिसीजन? सो इसका आंसर है हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, बिकॉज प्राइस फैक्टर तो नहीं होता, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स को मिलाकर बनता है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. तो ऑब्वियसली जो एक बाइंग बिहेवियर जो है उसका रैशनल बाइंग डिसीजन किस पर बेस्ड होता है? परचेज डिसीजन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे. नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड. स्टेटमेंट 1 और 2 हमारे पास यहाँ गिवन है क्वेश्चन में, हमें ये बताना है कौन सी सही है और कौन सी नहीं है, या दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत हैं. तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड. यस, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग टर्म के फंड्स को जो है कलेक्ट करने में या उसके बारे में बताने में हमारी हेल्प करता है. सो इसके अंदर है कि दीज इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल, येस ऑफ कोर्स, प्रेफरेंशियल कैपिटल ऑफ कोर्स, डिबेंचर्स, येस, ऑल डेट नहीं, ऑल डेट में तो हमारे पास शॉर्ट रन के भी आ जाएंगे. तो यहीं से आंसर ये जो है स्टेटमेंट सेकंड वो रॉन्ग हो जाती है. तो इसका सिर्फ आंसर जो हमारा रहेगा फर्स्ट इज़ करेक्ट. तो ऑप्शन क्या है आपके पास यहाँ पे? बी है. स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ इनकरेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें कहता है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग है. पे बैक रेट ऑफ रिटर्न किससे रिलेटेड है आपका? नेक्स्ट है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बेनिफिट कॉस्ट रेशो और नेट टर्मिनल वैल्यू मेथड. अगर आपको रिमाइंड है कि ये सभी की सभी किसके अंडर आती हैं टर्म्स, तो इसका इजीली आपको आंसर पता हो चल जाएगा. जैसे कि कैपिटल बजटिंग जो हमारा टॉपिक था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसमें ये सभी चीज़ों को फॉलो किया जाता है. सो देखते हैं, ये तो हमारे पास ये टर्म्स है. नेक्स्ट है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, जिसके हमारे पास अंदर जो है 3 तरह के पोर्शन में डिवाइडेड था हमारा ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो था ना आपका, IRR, NPV और आपका बेनिफिट कॉस्ट रेशो. नेक्स्ट है कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न, क्रूड मेथड ऑफ फॉर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन. लास्ट है वेरिंग साइज प्रोजेक्ट. देखो वेरिंग साइज प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन जैसे ही आए वेरी करता है अलग अलग तरह से. तो इसका सीधा आंसर किससे रिलेटेड हमारा? बेनिफिट कॉस्ट रेशो से. बेनिफिट कॉस्ट रेशो का दूसरा नाम क्या है हमारे पास? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. तो जो ये हमारा है सी का फोर्थ, तो सी का तो हमारे पास फोर्थ हुआ, ये आप हमेशा ध्यान में रखें. सी का 4 है आपके पास. तो अब जो नेक्स्ट है IRR और बेनिफिट कॉस्ट रेशो, इसको हम उठाते हैं, जबकि इन दोनों कनेक्शन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक से हो सकता है, बिकॉज ये दोनों इसी के पार्ट थे. ठीक है, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और बेनिफिट कॉस्ट रेशो दोनों में से देखते हैं क्या क्या चीज़ें. और डिस्काउंटेड कैश फ्लो दोनों के ही हो सकते हैं, बट कुछ और टर्म्स देख लेते हैं साथ में, क्योंकि 4 तो हमारे पास चला गया बेनिफिट कॉस्ट रेशो का. अगर ये इसका है तो बचा एक IRR, जिसका आंसर हो गया हमारे पास डायरेक्ट बी का 1, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक. तो बी का 1 है हमारे पास यहाँ से. तो अब हमारे पास पे बैक रेट ऑफ रिटर्न की अगर हम बात करें ए, तो ए का ऑप्शन हमारे पास ऑटोमेटिक जो है. अगर आपको पता हो कि पे बैक रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं तो वो क्रूड मेथड फॉर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर किया जाता है, जिसमें टाइम को कंसिडर नहीं किया जाता है. और ARR मेथड में भी आपके टाइम को कंसिडर नहीं किया जाता है. नेक्स्ट है लास्ट नेट टर्मिनल वैल्यू मेथड. तो बचा एक हमारे पास कि कंपाउंडेड वैल्यू फॉर इन्वेस्टमेंट रिटर्न. तो डी का हो गया 1. तो इस हिसाब से जो हमारा डी का हो गया 2. तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर बनेगा वो है ऑप्शन बी, राइट. नेक्स्ट है हमारे पास कि
फिर से मैच के लिए बात कर रहा है। रियलाइज्ड यील्ड मेथड, टैक्सेशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, डिविडेंड ग्रोथ इज़ अ कंसिडरेशन। साथ में गिवन है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल एंड लास्ट है वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखिए इसमें क्या हमारे पास, अगर रियलाइज्ड यील्ड मेथड की अगर हम बात करें तो इसका जो है हमारा, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल दोनों किससे रिलेटेड है हमारे, रियलाइज्ड यील्ड मेथड आपको याद है, आप कॉर्पोरेट अकाउंट में मेथड पढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो इसका हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल होता है वहाँ पे, ना कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। टैक्सेशन की बात करें तो टैक्स जो हमारा है इंटरेस्ट पर नहीं लगता है, लेकिन बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें हम तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारे पास है उसको हम वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल में काउंट करते हैं, क्योंकि हम उसे वेट देते हैं जिसके बेस पर हम बुक वैल्यूज़ और जो मार्केट वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं। डिविडेंड ग्रोथ इज़ अ कंसिडरेशन की बात करें तो उसका आंसर हमारे पास हो जाएगा, डिविडेंड ग्रोथ की बात की जा रही है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इसका हो जाएगा आंसर, तो आंसर इसका सी। नेक्स्ट है कैश फ्लो मैनेजमेंट इन्वॉल्व। जो हमारा कैश फ्लो मैनेजमेंट होता है उसमें आप किस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, लॉक बॉक्स सिस्टम, यस बिल्कुल करते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लेइंग द फ्लॉट, यस क्योंकि फ्लॉटिंग चार्जेस आती हैं आपकी। और कंसंट्रेशन बैंक अकाउंट, यस बिल्कुल, तो उसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। तो 1, 3, 4 किस में हमारे पास, सी ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट है आपके पास डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल किसने डेवलप किया है, तो इसका आंसर हमारे पास मेरोन से गॉर्डन ने। कई लोग इजरा सोलोमन का भी नेम टिक करते हैं जो कि गलत है, उन्होंने तो आगे इसको ग्रो करने में हेल्प की थी लेकिन डेवलप किया था उसको गॉर्डन ने। नेक्स्ट है इसका आंसर आप देंगे 36 का, द प्रोसेस ऑफ नैरोइंग अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट टू अ स्मॉलर फील्ड इज़ कॉल्ड। मतलब जो भी आपके काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं उसको स्मॉल नंबर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रशिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन या एनरोलमेंट। रिक्रूटमेंट आपकी एक पॉजिटिव प्रोसेस है और सिलेक्शन आपकी एक नेगेटिव प्रोसेस है, तो इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी पीपल आर मोटिवेटेड टू द एक्सटेंट टू विच दे एक्सपेक्ट वर्ड को पकड़ लीजिए, दैट दियर एक्शन विल हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो जैसा वो मतलब कि ऐसा मोटिवेट, ऐसी प्रोसेस जिसमें वो क्या करते हैं, पीपल आर मोटिवेटेड टू एक्सटेंट विच दे एक्सपेक्ट, जो खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको अचीव करेंगे। तो व्रूम वेक्टर थ्योरी, वैलेंसी थ्योरी जिसमें उन्होंने एक्सपेक्टेंसी पर फोकस किया था, तो एक्सपेक्टेंसी सीरीज में है। नीड थ्योरी, जेड थ्योरी और एक्स थ्योरी किसने दी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि गेटिंग इफेक्टिव लीडरशिप इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। तो इफेक्टिव लीडरशिप की बात जब की जाती है तब किसका नेम आता है हमारे पास, आपके डगलस मैकग्रेगर का। इफेक्टिव लीडरशिप की बात की जाएगी तो डगलस मैकग्रेगर का। इसके अलावा द नेचर की जब बात की जाए लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन की तो चेस्टर आई बर्नार्ड, नेचर के लिए हमेशा चेस्टर आई बर्नार्ड। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किसने दिया था, तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट दिया था हमारे एल्फर्ड एंड बेटे ने। और पर्सनल मैनेजमेंट की बात की जाए तो दिस इज़ गिवन बाय डेली ऑर्डर। तो इस हिसाब से हमारा बनता है ए का हुआ हमारे पास 3, बी का 4, तो 3 और 4 हमारे पास ये रहा, वैसे तो यहाँ भी है हमारा। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एल्फर्ड एंड बेटी ने दिया था तो सेकंड हो गया और इसका हमारा ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 जिसमें ये पूछा गया है कि AITUC किससे रिलेटेड है इन सब में से, BMC, इंटक और CITU। तो ये सब करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सब होता क्या है। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाए गए थे, कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस से है, कुछ सोशलिस्ट राष्ट्रीय, कुछ सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद से संबंधित हैं हमारे संगठन, और इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रिलेटेड है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो इसको करने से पहले आपको इनका मीनिंग और किस साल इसको लाया गया ये देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है AITUC, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये ऑब्वियसली कांग्रेस से रिलेटेड है हमारा, बट इट डजंट मीन कि INTUC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से रिलेटेड नहीं, इवन ये भी है। इसको लाया गया था 1920 में, और जो इसका एज एन आउटकम ऑफ द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द
ऑर्गेनाइज्ड वर्कर ऑफ बॉम्बे एंड इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। तो इंटक की बात करते हैं, 1947 में इसको स्टैब्लिश किया गया। फुल फॉर्म और ईयर याद रखिए, आपका जो मैच है वो ऑटोमेटिक हो जाता है क्वेश्चंस में। और एज एन आउटकम ऑफ रिजोल्यूशन बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ is a very important term, a labor organization working under the direction of the national congress minded labor leader on the गांधीयन philosophy जो है उसको फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे ऑफ सर्वोदया। एस.सी. बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटक। तो लाला लाजपत राय किसके थे? AITUC के। और जो हमारे एस.सी. बनर्जी हैं वो किसके प्रेसिडेंट थे? इंटक के। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा UTUC, मतलब यूनाइटेड ट्रेड कांग्रेस। ठीक है, यूनाइटेड, यूटी का मतलब हो गया आपका यूनाइटेड ट्रेड कांग्रेस। इसको लाया गया था 1949 में। अच्छा, AITUC को लाया गया 1920 में, इंटक को लाया गया था 1947 में, और इसको लाया गया उसके ठीक 2 साल बाद यानी कि 1949 में। और इसमें जो है एस्टैब्लिशिंग अ प्योर ट्रेड यूनियन की बात की गई है, फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जो इतनी पॉलिटिकल पार्टी हैं उससे ही फ्री रहे। द लीडरशिप वॉज डोमिनेटेड बाय द वेरियस लेफ्ट विंग पॉलिटिकल ग्रुप, ये था इसमें। और BMC की बात करें तो भारतीय मजदूर सभा, इसको लाया गया 1954 में। और इसमें जो हमारे हैं डिसीजन टेकन बाय द जनसंघ, इट्स कन्वेंशन इन 1954 एंड इन व्यू जो थे इसके एज अ प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड थे, नॉन पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन बेस्ड ऑन ट्रिपल आइडियोलॉजी। वो 3 आइडियोलॉजी कौन कौन सी थी भारतीय मजदूर सभा में 1954 में जिसको लाया गया? फर्स्ट है नेशनलाइज लेबर, सेकंड है लेबराइज द इंडस्ट्री, और थर्ड वन इज़ इंडस्ट्रियलाइज द नेशन। तो ये 3 आप यहाँ पे ध्यान में रखें। CITU की अगर हम बात करें तो 1971, दिस इज़ द लास्ट वन। ये 5 तरह के संघ हैं स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ द स्प्लिट in the AITUC, which was a sequel to the split in the CPI. A new center owing to the its alliance to the CPIM. तो ये था हमारे पास, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारे आंसर बनेंगे जो मैच ऑफ द फॉलोइंग थे। सो इस हिसाब से हमारे जो आंसर हैं 39 का जो आंसर है C रहेगा। कैसे कि AITUC इसका जो आंसर है 4th कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। BMC की अगर हम बात करें तो BMC इज़ रिलेटेड टू राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, आपने देखा था इसमें। इंटक की बात करें हम तो इंटक जो है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, और CITU जो था ये हमारा रिलेटेड था सोशलिस्ट, यानी कि सोशलिस्ट माने समाजवादी पार्टी से। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चंस। अभी जो नेक्स्ट है वो है कि द मेन फीचर जो था हमारा वेबर्स ब्यूरोक्रेसी। तो उनके फीचर्स क्या क्या थे? फर्स्ट है स्पेशलाइजेशन, नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, सिस्टम ऑफ रूल्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर रहेगा इसका ऑल ऑफ द अबव। जो हमारे वेबर ब्यूरोक्रेसी थे उनके मेन फीचर ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है कि RBI कब नेशनलाइज किया गया? तो RBI नेशनलाइज किया गया हमारा 1949 में। इम्पीरियल बैंक ऑफ नेशनलाइज किया गया था हमारा जो है आपका 1955 में, जिसे कन्वर्ट करके SBI बनाया गया 1955 में। नेशनलाइज्ड ऑफ 14 कॉमर्शियल बैंक इन 1969 में, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IDBI इन 1964 में। तो इस हिसाब से आपका आंसर हुआ A का हुआ 3rd, तो C ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा। सो दिस इज़ द मेन क्वेश्चंस रिगार्डिंग कॉमर्स सेक्शन। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तो मत भूलना। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।